नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम अमेरिकन प्रभुत्व तथा वर्तमान विश्व व्यवस्था के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम सामान्यतया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 1945 से वैश्विक संबंधों का स्वरूप व्यापक रूप से बदल गया था। बहुत से परिवर्तनों में कुछ बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जैसे दो सुपर पावर्स का उदय होना, दुनिया का विचारधारा के आधार पर दो ध्रुवों में विभक्त हो जाना, जिसमें एक का नेतृत्व यूएसएसआर करता है तो दूसरे का यूएसए, तथा विश्व मानचित्र में एशिया व अफ्रीका के बहुत सारे देश उपनिवेशवाद से मुक्त होकर अपनी पहचान बनाने का प्रयत्न करते हैं। जहां 1945 में यूएनओ के 50 सदस्य राज्य थे, वहीं अब इनकी संख्या 4 गुना तक बढ़ चुकी थी। फलतः नेम एक शक्ति के रूप में विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सुपर पावर्स के आपसी भय एवं वर्चस्व की लड़ाई, जिसे शीत युद्ध भी कहा जाता है, ने सैन्य संगठनों जैसे 1949 में नाटो, 1955 में वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो इत्यादि को स्थापित किया। शीत युद्ध के इस काल में यूएनओ दोनों महाशक्तियों के बीच एक विरोधाभास मात्र बन गया था। 1980 और 90 के दशक में बहुत से देशों में आर्थिक संकट एवं राजनीतिक असंतोष देखने को मिलता है। विशेषकर यूएसएसआर में आर्थिक संकट गहरा हो गया। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त की नीति अपनाई, और जिसका परिणाम 1991 में यूएसएसआर के विघटन के रूप में दिखाई देता है। 1945 से जो बाइपोलर विश्व व्यवस्था चली आ रही थी, वह अब इतिहास बन रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि द्विध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1991 में अचानक से द्विध्रुवीकरण क्षीण होने की प्रक्रिया हुई, बल्कि ये पहले से ही चली आ रही थी। जैसे कि फ्रांस के स्वतंत्र शक्ति बने रहने का जो प्रयत्न था, वो यूएसए ब्लॉक को कमज़ोर कर रहा था। वहीं दूसरी ओर युगोस्लाविया, भारत, मिस्र के गुटनिरपेक्ष रहने और यूएसएसआर के चाइना के साथ मतभेदों ने यूएसएसआर ब्लॉक को कमज़ोर बना दिया था, और विश्व राजनीति में फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना इत्यादि शक्ति के केंद्र उभर रहे थे। यानी विश्व बहुकेंद्रवाद की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया में ही था कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन होता है और स्थितियां बदलने लगती हैं। हालांकि पूंजीवाद के पक्षकार विचारक इसे विजय के रूप में देखने लगते हैं, जैसे कि फ्रांसिस फुकुयामा 1992 में इसे द एंड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब था कि समूची दुनिया में अब केवल एक ही विचारधारा है, लिबरल डेमोक्रेसी, यानी पश्चिमी पूंजीवाद को चैंपियन की तरफ प्रस्तुत किया जाने लगा। खुद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश भी इसी भाव से कहते हैं कि वी अमेरिकन्स हैज़ वॉन द वॉर, और अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए नई विश्व व्यवस्था का नारा देते हैं। इससे पहले भी विल्सन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और रूजवेल्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नई विश्व व्यवस्था का नारा दिया था। बुश की नई विश्व व्यवस्था में विश्व को आतंक के खतरे से मुक्त करना, न्याय, सुरक्षा एवं शक्ति की स्थापना, रूस व यूएसए के मध्य समन्वय एवं सहयोग, विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाना तथा यूएनओ को शक्तिशाली बनाना इत्यादि इश्यूज शामिल थे। सामिर अमीन इसे केवल शीत युद्ध की ही समाप्ति नहीं मानते, बल्कि 3 सामाजिक मॉड्यूल्स की समाप्ति के रूप में इसे डिफाइन करते हैं। सामिर अमीन के अनुसार ये 3 सामाजिक मॉड्यूल हैं। पहला है पश्चिम द्वारा विकसित पूंजीवादी लोक कल्याणकारी राज्य की समाप्ति, दूसरा सोवियतवाद या समाजवादी विकल्प की समाप्ति, तीसरा तीसरी दुनिया के देशों के राष्ट्रीय आंदोलन तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की समाप्ति। कुल मिलाकर समाजवादी विकल्प के खत्म होने के बाद यूएसए को यह अभिमान आया कि अब केवल वही एकमात्र महाशक्ति है, और विश्व शक्ति संरचना एक ध्रुवीय शक्ति संरचना बन गई है। और ये 1991 से अमेरिकी विदेश नीति की आक्रामकता में दिख भी रहा है। जैसे यूएसए यूएनओ को धता बताते हुए इराक और अफगानिस्तान में कार्रवाई को अंजाम देता है। यानी एक ध्रुवीय विश्व ने अमेरिकन डिफेक्टो हेजेमनी को बढ़ा दिया। अब अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा आर्थिक रिसोर्सेज को अपने प्रभाव में रखकर इस तरह से वर्ल्ड को संचालित कर रहा है ताकि उसका वर्चस्व बना रहे और उसके हितों का संरक्षण हो तथा पश्चिमी राजनीतिक एवं आर्थिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया जा सके। चूँकि लिबरल डेमोक्रेसी एवं कैपिटलिज्म के अंतर संबंध गहरे होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि अब दुनिया को लिबरल डेमोक्रेसी और बाजार पूंजीवाद के युग के रूप में एक स्थायी समाधान मिल गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी पश्चिम के प्रभुत्व से वंचित नहीं हैं।
आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक भी विकसित राज्यों व उनकी एमएनसीज के हितों को ही महत्वपूर्ण मान बैठते हैं। विश्व भर में एक जैसी आर्थिक नीतियां थोपी जाती हैं, जैसे ज़्यादा लचीला श्रम बाजार, असीमित निजीकरण, यहाँ तक कि परंपरागत पब्लिक सर्विसेज के भी निजीकरण के इश्यू उपस्थित हैं। खुली बाजार व्यवस्था, सामाजिक दायित्व के खर्चों में कटौती, पूंजी हस्तांतरण का अनियमित खुलापन, यानी पूंजीवाद अब अहस्तक्षेपवादी पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लग जाता है। हालांकि कैपिटलिज्म विश्व व्यवस्था में पहले से ही मौजूद है। 19वीं शताब्दी में ये लेसेज फेयर फेज में था। बाद में समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में ये वेलफेयर कैपिटलिज्म के द्वारा रिप्लेस किया गया, और अब चूंकि समाजवादी अल्टरनेट की समाप्ति हो चुकी है, इसलिए पुनः इसमें वही धार, वही पैनापन आ रहा है, और यह ग्लोबलाइजेशन एवं लिबरलाइजेशन के साथ मिलकर आज विकास की एक प्रभुत्वकारी प्रणाली के रूप में स्थापित हो रहा है। लिबरलाइजेशन का मतलब राज्य का बाजार के हक में इकोनॉमी को बाजार के भरोसे छोड़ देना है, और ग्लोबलाइजेशन कैपिटल, लेबर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देने वाला औजार या सामान माना जा सकता है। यह एकदम संभव भी होने लगा टेक्नोलॉजी की तीव्र ग्रोथ की वजह से। यानी अब इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी होने लगी, और ट्रांसनेशनल फर्म्स टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी एक्टिविटीज़ एक ही साथ कई राष्ट्र राज्यों में समन्वित या कोऑर्डिनेट करने में सक्षम हो गई। चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में प्रभुत्व पश्चिमी विकसित राज्यों का ही था, अपनी इसी तकनीकी क्षेत्र के प्रभुत्व को मेंटेन करने के लिए ही बौद्धिक संपदा अधिकार का इश्यू विश्व पटल पर मौजूद है। पूंजीवादी ग्लोबल इकोनॉमी में नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फाइनेंशियल डीरेगुलेशन के फेज में एमएनसीज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वास्तव में ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, जिन्हें अन्य उत्तरदायित्व निभाने के लिए विवश भी नहीं किया जा सकता है। ये जहां भी अपने व्यापार केंद्र चलाती हैं, उस देश की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को अपने हितों में प्रभावित करती हैं। साथ ही इस काम में इनका मदर जो कंट्री है वो भी इनकी मदद करता है। ये सभी लक्षण यदि हम ध्यान से देखें तो उस विचारधारा की तरफ संकेत करते हैं जो ए रोड टू सर्फडम नामक बुक में तथा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी नामक बुक में हेक ने इंगित किए थे, तथा एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ नोजिक की जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है उसमें जो नोजिक इशारा करते हैं कॉरपोरेट कैपिटलिज्म। इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो केंद्रीय स्थिति में होते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ राज्यों की सीमाओं के भी आर पार होती हैं, और अपनी सरकार से सकारात्मक सहयोग की इन्हें ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इनकी डिमांड होती है कि राज्य या सरकार की नीतियाँ उनकी स्वयं की स्ट्रेटजीज के अधीनस्थ ही रहें, यानी राज्य की भूमिका न्यून होने लगती है। नियोलिबरल डिस्कोर्सेज जो हैं वो कॉरपोरेट्स के निजी विशिष्ट हितों को वैध बनाने का ही एक एजेंडा नज़र आते हैं। नियोलिबरलिज्म जिस स्वतंत्रता की बात इतनी ज़ोर शोर से करता है, वह सभी की स्वतंत्रता नहीं बल्कि कॉरपोरेट्स की स्वतंत्रता मात्र ही दिखाई देती है। नव उदारवाद के इस दौर में राज्य पर दो तरफा आक्रमण किया जा रहा है। एक तरफ मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तथा कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट स्टेट्स के द्वारा, तो दूसरी तरफ एनजीओज की नई पौध जो डोमिनेंट पावर के इशारों पर काम करती है। ये एनजीओज अनेकों ऐसे मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ प्रारंभ करते हैं जिससे लोग राज्य से विमुख हों, और मज़े की बात यह है कि ये सभी कार्यक्रम विकास एवं कमज़ोर वर्ग के एम्पावरमेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। नए नए सोशल मूवमेंट शुरू किए जाते हैं। राज्य अब केवल मार्केट फैसिलिटेटर की भूमिका तक ही परिभाषित किया जाने लगता है। स्टेट अब मिनिमल स्टेट या पुलिस स्टेट की भूमिका अपनाना शुरू कर देता है। एनजीओज के द्वारा सोसाइटी को भी मैनेज किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी को मजबूत करने के नाम पे ही ये सब कुछ किया जाता है। यदि सिविल सोसाइटी मजबूत होगी तो साथ साथ लोगों का राजनीतिकरण भी होगा, क्लास ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे, यानी लोकतंत्र सशक्त होगा, और लोकतंत्र सशक्त होगा तो राज्य भी सशक्त होगा, जो कि कॉरपोरेट्स के हित में बिल्कुल नहीं है। इसलिए सिविल सोसाइटी को व राज्य को कमज़ोर रखा जाता है। तरह तरह के एथनो नेशनल ग्रुप्स एवं स्मॉल नेशनलिटीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे चेचनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान इत्यादि में इनकी प्रतिध्वनि आराम से सुनी जा सकती है। यहाँ तक कि अब तो केंद्रीकृत चाइना में भी ये प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इसके अलावा पर्यावरणीय मुद्दे में भी नव उदारवादी विकास स्मृति एवं पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जबकि वास्तव में विकसित राज्य उत्तर के लाभकारी बौद्धिक बाजारों में
दक्षिण के प्रवेश को रोकने की इसका उपयोग करते हैं और दक्षिण या थर्ड वर्ल्ड को स्थायी रूप से सुविधाहीन बनाए रखते हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व के साथ साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रभुत्व भी कायम करने में यह कॉरपोरेट कैपिटलिज्म जो है पश्चिम की मदद करता है। रजनी कोठारी के अनुसार यह काउंटर कल्चर को भी समाप्त कर देता है। विश्व की सांस्कृतिक बहुलता को मोनोकल्चर रिप्लेस कर रही है। इस बड़े वैश्विक बाजार के चुंगल में सिविल सोसाइटी भी आ चुकी है। कार्य की प्रक्रियाएं पूरी तरह बदल गई हैं और ये सामाजिक वर्गों की संरचनाओं को भी प्रभावित कर रही हैं। मजदूरों द्वारा फेस की जाने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं के परसेप्शन भी बदल देती हैं। लेबर मार्केट के विभाजन से इस प्रकार की समस्याएं और अधिक उभर रही हैं। उत्तर दक्षिण की विषमताओं को कम करने की बजाय ये बढ़ा रहा है। असमान व्यापारिक विनिमय द्वारा विकसित राज्य थर्ड वर्ल्ड के बाजार में अपनी जड़ें जमाकर उनका शोषण करता है। ये बढ़ती हुई असमानता, जो आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों ही स्वरूपों में है, अपरिहार्य रूप से सामाजिक विघटन, हिंसा तथा आतंकवाद ही पैदा कर सकेगी, जिसके लिए नव उदारवादी वैश्वीकृत पूंजीवादी वर्तमान व्यवस्था ही जिम्मेदार है। आय की बढ़ती हुई विषमता, अवसरों की कमी, महिला व अल्पसंख्यकों को स्वास्थ्य, शिक्षा व राजनीतिक सहभागिता की प्राप्ति में असमानता, ये सब मुक्त बाजारवादी व्यवस्था के विषम लाभ ही हैं। विकसित राज्यों द्वारा तीसरी दुनिया पर प्रभुत्व तो पहले भी था, लेकिन ये अब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा घातक प्रभुत्व बन गया है, ताकि जो गरीब है उससे धनी की तरफ संसाधनों का फ्लो है वो निश्चित रूप से बना रहे। रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार वर्तमान भूमंडलीकरण उदारीकरण का युग पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था को नए सिरे से थोपने का प्रयत्न है। भूमंडलीकरण से अंतर्निर्भरता का नहीं, बल्कि निर्भरता का निर्माण हो रहा है। अब ये स्पष्ट है कि नई वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था ने मानव के संगठनों को कम करने की बजाय बढ़ाया ही है। इस व्यवस्था में विकासशील देश हाशिए पर हैं। अमीर एवं गरीब के बीच का गैप और बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से दक्षिण एवं पूर्व तथा कुछ हद तक पश्चिम भी जूझ ही रहा है। फिर भी मुक्त बाजार की नीतियों को इतने उत्साह के साथ तीसरी दुनिया व पूर्वी ब्लॉक के राजनेता गले लगा रहे हैं। ये भी सबको पता ही है, यह नियो लिबरल एजेंडा लोगों के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि यह कॉरपोरेट्स के मुनाफे के लिए है। एक सामान्य सी धारणा बनी हुई है कि अब इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए दुनिया को अब मार्केट इकोनॉमी की तथाकथित तार्किकता एवं क्षमता के अनुरूप स्वयं को समायोजित कर लेना चाहिए। ये सामान्य धारणा डोमिनेंट फोर्सेज के द्वारा ही पैदा की गई होगी, जबकि होना ये चाहिए था कि लोगों की सामाजिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार मार्केट इकोनॉमी को समायोजित करना चाहिए। ये सच है कि अब विकल्पों की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन जैसा कि सामिर अमीन कहते हैं, बड़े क्षेत्रीय ग्रुप्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए जो अनियंत्रित मुक्त बाजार व्यवस्था को कंट्रोल कर सकें, तथा नॉर्थ साउथ जो संवाद हैं वो पुनः स्थापित करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स और सामाजिक आंदोलनों के मेल से भी सिविल सोसाइटी मजबूत हो सकती है, जो किसी भी राज्य की आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है। और जो नव कॉरपोरेटवाद है, जो कॉरपोरेट कैपिटलिज्म है, इसके खतरों से इसके लिए नए अल्टरनेट दे सकते हैं, इसके खतरों को कम कर सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।